मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 9, राजपूतों की बहादुरी। कथावाचक सोनम। शेरशाह ने जब सुना कि हुमायूं साफ बचकर निकल गया तो उसे शक हुआ कि राव जी की जरूर उससे सांठगांठ है। बिगड़ गया और फौरन मारवाड़ पर चढ़ दौड़ा। राव जी अजमेर जाने को तो पहले से ही तैयार थे। अब मेड़ते का रास्ता छोड़कर जेतारन के रास्ते से चले। जोधपुर के फौजदार ने राव जी के हुक्म से कोसाना में जाकर रानी उमा देई के जुलूस का इंतजाम मेड़ते के हाकिम से ले लिया। मेड़ते के हाकिम और आसा जी दोनों ने रुखसत होते वक्त रानी की सरकार से खिलअत पाई। हाकिम मेड़ते को आया, आसा जी जैसलमेर सिधारे। राव जी ने नादिर शाही हुक्म दे दिया था कि तुम आज से हमारे राज में न रहना। जब राव जी अजमेर पहुंचे तो शेरशाह ने सुना कि उनके पास 80,000 सवार हैं। सुनते ही सन्नाटे में आ गया। हियाव छूट गया, आगे कदम न उठे। मगर बैरम जी मेड़ते ने कहा, आप चले तो सही, मैं राव जी को दम के दम भगाए देता हूँ। हिंदुओं में अनबन और फूट ने हमेशा मुल्क वीरान किए हैं और गैरों से हमेशा हारे दिलाई हैं। ये बैरम जी मेड़ते का सरदार और उस बहादुर जैमल का बाप था जिसने चित्तौड़ के घेरे में अकबर को नाको चने चबवाए थे और जिसके नाम पर आज तक सारा राजस्थान गर्व करता है। राव जी ने उसे मेड़ते से निकाल दिया था। इसी का बदला लेने के लिए वो शेरशाह से जा मिला था। शेरशाह को बैरम जी के कहने का यकीन न हुआ। वो फूंक फूंक कर कदम धरता आगे को चलता। मगर जब अजमेर के बहुत करीब पहुंच गया तो उसने उनसे कहा कि अब आप अपनी होशियारी दिखाइए। बैरम ने कहा, बहुत खूब। चुनांचे उसने राव मालदेव जी के सरदारों के नाम फारसी में इस मजमून के फरमान लिखे, हम आप साहबों के लगातार तकाजों से मजबूर होकर यहाँ तक आ पहुँचे हैं। अब आप लोग अपने वचन के अनुसार राव जी को गिरफ्तार करके हमारे पास ले आएं। खर्च के लिए फिरोजियाँ भेजी जाती हैं। इसके बाद बहुत सी ढालें मंगवा कर ये फरमान उनकी गद्दियों में रखकर सी दिए गए और जिस ढाल में सरदार के नाम का फरमान था वो उसी सरदार के पास बेचने के लिए भेजा और बेचने वालों से कह दिया कि वो जिस दाम में ले दे आना, नफे नुकसान का ख्याल न करना। फिर कई फिरोजियाँ शेरशाही खजाने से लेकर कुछ तो आप रख ली और बाकी अपने आदमियों के हाथ राव जी से उर्दू बाजार में सजवा कर सस्ते दामों बिकवा डाली। इस तरह राव जी के सरदारों ने लड़ाई की जरूरत से ढाले सस्ती महंगी खरीद ली। ये कार्रवाई करके रात को बैरम जी राव मालदेव की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि आपने मेड़ता मुझसे छीन लिया और बीकानेर के राव जैस्ती को मार डाला। लिहाजा अगर हम शेरशाह से मिल जाएं तो ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक बात होगी। पर आपके सरदार उनसे क्यों मिलने जाएं? गालिबन उन्होंने खूब रिश्वत ली है। राव जी, अजी मुझे तो उसकी खबर नहीं, इसका कोई सबूत भी है? बैरम जी, सबूत क्यों नहीं है? अपने सरदारों की ढालें देखिए, उनकी गद्दियों में बादशाह के फरमान हैं। इसके अलावा लाखों फिरोजियां बादशाह से ली गई हैं। क्या बाजार में न बिकी होंगी? बैरम जी ये फुलझड़ी छोड़कर चलता बना, पर राव जी फेर में पड़ गए। आदमी भेजकर फिरोजियों का पता चलाया तो वो सब रईसों के पास निकली। उनसे पूछा तो जवाब मिला कि अपने ही आदमी बेच गए हैं। दूसरे दिन जब वो सरदार मुजरे को आए तो राव जी ने उनके पास नई नई ढालें देखकर कहा, ये कहाँ से आई? जवाब मिला कि व्यापारियों से खरीदी गई हैं। राव जी ने देखने के बहाने से सब ढालें रख लीं। दरबार बर्खास्त हो जाने के बाद उन्हें चिरवा कर देखा तो वही फरमान मिले जिनका जिक्र बैरम जी ने किया था। मुंशी बुलवा कर पढ़वाया तो मजमून भी वही निकला। अब पक्का यकीन हो गया कि सरदार लोग उन्हें जरूर दगा देंगे। इसमें शक नहीं कि बैरम जी की चाल काम कर गई, मगर उसका कारण ये नहीं था कि चाल खुद अच्छी थी, बल्कि इसलिए कि राव जी को अपने सरदारों पर पहले से ही कुछ संदेह था। अगर ऐसा ना होता तो वो कुल सरदारों की ढालों में फरमान देखकर फौरन ताड़ जाते कि मुझे धोखा दिया गया है। ये क्यों कर मुमकिन हो सकता था कि सब सरदार ढालों में ही ये फरमान छिपाते? क्या उन्हें और कोई जगह न मिलती थी और फिर सबके सब नई नई ढालें खरीदते? ये बारीकियां राव जी की अक्ल में न आईं। कुमार राम से तो पहले ही नाराज हो रहे थे, अब सरदारों पर से भी एतबार जाता रहा। उसी दम हुक्म दिया कि फौज यहाँ से कूच करे। इस हुक्म ने तमाम फौज में खलबली मचा दी।
पुरजोश राजपूत अपने अपने अरमान निकालने की तैयारियां कर रहे थे। कोई तलवार साफ कर रहा था, कोई तीर कमान पर अभ्यास कर रहा था, कोई वर्दी संभाल रहा था। सारी फौज में दूसरे दिन लड़ने की खुशी फैली हुई थी कि एकाएक राव जी का हुक्म निकला। सरदार को फौरन खटका हुआ कि राव जी हमसे नाराज हो गए, वरना जीती जिताई लड़ाई छोड़कर यूं कूच का हुक्म हरगिज न देते। सब के सब जमा होकर राव जी की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि आप हमारी तरफ से दिल में किसी किस्म की बदगुमानी न रखिए। हम मरते दम तक आपका साथ न छोड़ेंगे। हम लड़कर अपनी जान दे देंगे, मगर मैदान से मुंह न मोड़ेंगे। हम शेरशाह सूरी से हरगिज नहीं मिले। जरूर आपको किसी ने धोखे में डाल दिया है। पर राव जी को यकीन न आया और फौज कूच करने की तैयारी करने लगी। शेरशाह ने दुश्मन को यूं मैदान से भागते देखकर बैरम जी और दूसरे साजिशी सरदारों को हिम्मत दिलाने से राव जी का पीछा किया। जब राव जी बावरा जिला जेतारन के पास सुंबल नदी से उतरे तो उनके सूरमा सरदार जेता और कोपा ने अर्ज की, यहाँ तक तो जो जमीन हम पीछे छोड़ आए हैं वो आपकी जीती हुई थी और हमारे कब्जे में थोड़े ही दिनों से थी, मगर अब यहाँ से आगे हमारे पुरखों की जायदाद है। हम ऐसे कपूत नहीं हैं कि हम अपने बाप दादा के मुल्क को यूं सहज में छोड़कर चले जाएं। आप जाते हैं, खुशी से जाइए। हम तो शेरशाह से यहीं जमकर लड़ेंगे। वो भी तो देखे कि राजपूत जमीन के लिए कैसी बेदर्दी से लड़कर जान दे देते हैं। राव जी ने कहा, यहाँ लड़ना फिजूल है। अब चले हैं तो जोधपुर ही पहुंचकर लड़ेंगे। मगर जेता और कोपा ने न माना। वे अपने 10,000 जान पर खेलने वाले बहादुर राठौरों को लेकर पलटे और बादशाही फौज पर पिल पड़े और ऐसा जी तोड़ कर लड़े कि बादशाह समझा अब हारा। मगर 10,000 राजपूत 50,000 आदमियों के मुकाबले में क्या कर सकते थे। हाँ, उन्होंने उस राजपूती दिलेरी का नमूना दिखा दिया जो फतेहपुर सीकरी, हल्दी घाटी, चित्तौड़ के मैदानों में बार बार जाहिर हो चुकी है। और अगरचे सब के सब खेत रहे, मगर अपनी बहादुरी का सिक्का बादशाह के दिल पर जमा गए। शेरशाह ने खुदा का दोहरा शुक्र अदा किया और सरदारों से कहा, बड़ी खैरियत हुई, वरना मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत हाथ से गई थी। दूसरे दिन इस हार की खबर पाकर राव जी ने सिवाने की तरफ बाग मोड़ी। जोधपुर को लिखा कि किले की खूब तैयारी करो और रानियों को हमारे पास भेज दो। रूठी रानी को भी यही पैगाम दे दो। किलेदार ने हुक्म पाते ही सब रानियों को सिवाने भेज दिया। जोधपुर से पश्चिम में 30 कोस की दूरी पर यह जगह है और खुद किला दुरुस्त करके लड़ने मरने के लिए तैयार हो बैठा। जो राठौर सरदार राव जी की बदगुमानी से दुखी होकर अलग हो गए थे और कुछ वे जो जेता और कोपा के साथियों में से बच रहे थे, वे सब मिलकर कोसाने में रूठी रानी की खिदमत में हाजिर हो गए। इस तरह रानी के पास जान पर खेलने वालों की एक खासी जमात तैयार हो गई। रानी ने बावजूद किलेदार के लगातार तकाजों के कोसाने से कूच न किया। शेरशाह खुद तो न आया, मगर उसने अपने सरदार खवास खां को 5,000 सिपाहियों के साथ जोधपुर फतेह करने के लिए भेजा। उसने आकर किला घेर लिया। किलेदार उससे कई दिन तक लड़ा, मगर जब किले का सब पानी खर्च हो चुका तो उसने दरवाज़ा खोल दिया और एक घमासान लड़ाई लड़कर मर गया। किले पर खवास खां का कब्जा हो गया। इस तरह राव जी की बदगुमानी और बुजदिली ने दुश्मनों के हाथों में ज़बरदस्ती फतेह का झंडा दे दिया। जेता और कोपा के मारे जाने के बाद भी राव जी के पास 70,000 सिपाही थे। अगर बजाय सिवाने के जोधपुर आते और सारी ताकत से मुकाबला करते तो यकीन था कि बादशाह की हार होती। किंतु ये नौबत आ गई कि 5,000 आदमियों ने जोधपुर को घेरा डालकर जीत लिया। राजपूतों ने जहां असीम वीरता दिखाई है, वहां बहुत बार रणनीति के अपने अज्ञान का सबूत भी दिया है। खवास खां ने किले पर अपना कब्जा जमाकर फौज का एक हिस्सा बीकानेर को रवाना किया कि वो राव जयस्ती के लड़के कल्याण मन को गद्दी पर बिठा दें। इसी तरह बैरम जी के साथ भी थोड़ी सी फौज मेरता फतेह करने के लिए भेजी। इतने में खवास खां को खबर मिली कि राठौर कोसाने में जमा हो रहे हैं। वो फौरन पहुंचा और रूठी रानी से कहलाया कि या तो हमसे लड़ो या जगह खाली कर दो। रानी ने जवाब दिया कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, तेरा जब जी चाहे आ जा। मैं औरत हूँ तो क्या, मगर राजपूत की बेटी हूँ। खवास खां ने अपने सरदारों से सलाह ली कि अब क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा, अभी थोड़े से राजपूतों ने बादशाह से लड़कर आफत मचा दी थी। उनके साथ राव जी न थे। अगर वो होता तो नहीं मालूम क्या गजब हो जाता। अब फिर उन्हीं से खामखा झगड़ा मोल लेने की क्या जरूरत। ये ठीक है राजा यहाँ नहीं है, मगर रानी तो है। उसके सरदार अपनी रानी की इज्जत बचाने के लिए जी तोड़कर लड़ेंगे और रानी खुद भी दबने वाली नजर नहीं आती।
खवास खां ने कहा, ये तो ठीक है, मगर यहाँ से बिना लड़े चला जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि मर्द होकर एक औरत के सामने से भाग गया। सरदारों ने जवाब दिया कि औरत से लड़ने में इतनी जिल्लत नहीं जितनी उससे हार जाने में है। आखिरकार ये फैसला हुआ कि इस मामले में बादशाह की राय की गुजारिश की जाए। बादशाह उस वक्त अजमेर में था और राणा उदय सिंह पर चढ़ाई करने की फिक्र में था। खवास खां की अर्जी पहुंचते ही उसने जवाब दिया कि अब इन भीड़ों के छत्तों को न छेड़ो। जो मुल्क कब्जे में आ गया है उसी को गनीमत समझो। हाँ, अगर वो खुद लड़ने आए तो मैदान से ना हटो। ये जवाब पाकर खवास खां ने रूठी रानी से लड़ाई करने का इरादा छोड़ दिया। हाँ, उसके पास कहला भेजा कि जहाँ मेरा लश्कर पड़ा है, हुक्म हो तो वहाँ एक गांव बसाकर चला जाऊं ताकि आपके मुल्क में मेरा भी कुछ निशान रह जाए। रानी ने फरमाया, नाम नेकी से रहता है, गांव बसाने से नहीं। इस वक्त तू जोधपुर का हाकिम है। अगर तू रियाया के साथ अच्छा बर्ताव करेगा, उसे आराम चैन से रखेगा तो आप तेरी यादगार बना देंगे। खवास खां ने गुजारिश की, खुदा आपकी ज़बान मुबारक करे, मैं जो अपने हाथ से कर जाऊं वही अच्छा, फिर नहीं मालूम यहाँ मेरा रहना हो या ना हो। रानी ने अपने सरदारों से मशवरा किया। उन्होंने कहा, क्या नुकसान है, अपने देश में एक और गांव बढ़ जाएगा। चुनांचे रानी ने खवास खां की दरख्वास्त मंजूर कर ली और वो नेक मर्द खवासपुर बसाकर संवत 1600 में वहां से चल दिया। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रूठी रानी, अध्याय 9, राजपूतों की बहादुरी। कथावाचक सोनम।